हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केवाईटी एजुकेशन चैनल में। आज आपका डे 32वें दिन का वीडियो है। ठीक है, क्लास है 12 और यहाँ पे ये आप लोगों का 12 का है केमिस्ट्री। आज है, ठीक है, आज आप लोगों के क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो आपका केमिस्ट्री में मैंने बिलियन चैप्टर स्टार्ट किया, यानी कि पहला चैप्टर स्टार्ट किया है। तो बिलियन में मैंने आप लोगों को जो जरूरी चीज़ें थी वो लिखवाया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे राउल्ट का नियम आप लोगों को पता होगा कि एग्जाम में बार बार आता है। तो राउल्ट का नियम जो हिमांक का अवनमन है और क्वथनांक का उन्नयन है और वाष्प दाब का अवनमन है, ये तीन टॉपिक हुए हैं। तीन टॉपिक, पहला क्या है, हिमांक का अवनमन, तीसरा है, भले दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे हम, क्वथनांक का उन्नयन। क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अवनमन। ये तीन टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपका 3 या 5 मार्क्स का आता ही आता है आपके एग्जाम में। इन तीनों टॉपिक में से कोई एक आता ही आता है। तो ये टॉपिक हमारे लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तीनों टॉपिक को हम पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे क्वथनांक का उन्नयन, यहां से देखेंगे हम क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन ये देगा आप लोगों को क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कैसे देगा कि राउल्ट के नियम से उड़नशील घोले का अनुभार ज्ञात करें। मतलब राउल्ट का नियम ऐसे कुछ करके देगा। राउल्ट का नियम लिखने के लिए तो ये इस तरीके से उसमें क्वथनांक का उन्नयन अगर बोला तो इस तरीके से, जिस तरीके से अभी हम लिखवाएंगे उसमें इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखवाते हैं। तो क्वथनांक के उन्नयन में है, किसी घोल का क्वथनांक, देख लेते हैं साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना। हाँ चलिए, किसी घोल का क्वथनांक, यहाँ पे है, शुद्ध घोलक की तुलना में, शुद्ध घोलक की तुलना में अधिक होता है। जिसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। थोड़ा सा ये मतलब छोटा छोटा लिख रहा हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए इस साइड हटा के फिर इस साइड भी लिखना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। मैं देख लेता हूँ एक बार, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को अच्छा से? हाँ, काफी अच्छा से दिखाई दे रहा है कि किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक की तुलना में, अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आ रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए आप लोग लिख लीजिए। तो शुद्ध घोलक की तुलना में अधिक होता है, मतलब किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिसे क्वथनांक का हम क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं। तो यहाँ पे TS ये हमारा बड़ा हो जाएगा T। तो देखिए यहाँ पे क्या है, किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक की तुलना में अधिक होता है। तो ये हमारा TS क्या होगा, यहाँ पे जहां लिख दीजिएगा, हमारा TS क्या होगा, तो हमारा शुद्ध घोलक की तुलना में, यानी घोल का क्वथनांक हो जाएगा। TS हमारा क्या हो जाएगा, घोल का क्वथनांक। और जो T है वो हो जाएगा शुद्ध घोलक। क्या हो जाएगा हमारा, शुद्ध घोलक। देखिएगा ध्यान से, इसमें बोल रहा है कि क्वथनांक का उन्नयन। तो किसी घोल का क्वथनांक जो होता है वो शुद्ध घोलक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो जिसे क्वथनांक का हम क्या कहते हैं, उन्नयन। तो TS क्या है हमारा, घोल का क्वथनांक। तो घोल का क्वथनांक और शुद्ध घोलक की तुलना में क्या होगा, मतलब इससे क्या होगा, ये अधिक होगा। तो यहाँ पे ये हम अधिक लिख दिए। लेकिन जब हमें लिखना होगा, बॉयल पॉइंट लिखना होगा, यहाँ की डेल TB लिखना होगा, डेल TB। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं कि TS में से T को घटा लेते हैं, TS माइनस T। अब डेल TB क्या है यहाँ पे, तो डेल TB क्या है, बॉयल पॉइंट। क्या है, बॉयल
पॉइंट, यानी कि जहाँ पे उबलता है कोई वस्तु, तो ये बॉयल पॉइंट है। डेल टीबी क्या है? बॉयल पॉइंट। सबसे पहले इस प्रोफेशन को समझते हैं। यहाँ पे किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक की तुलना में क्या होता है? अधिक। तो देखिए घोल का क्वथनांक शुद्ध घोलक टी है, तो इससे क्या होगा? ये अधिक होगा। अब बोल रहा है यहाँ पे डेल टीबी, यानी कि जब बॉयल पॉइंट निकालेंगे तो टीएस में से हम टी को घटा लेंगे, नहीं बड़ा वाला में से छोटा को घटाते आप लोगों को पता है, तो हम क्या कर लिए? यहाँ पे घटा लिए। अब यहीं से होता है राउल्ट का नियम, इसी में आता है राउल्ट का नियम। पहले एक क्वथनांक आता होगा, अब राउल्ट का नियम, और इसमें दोनों में संबंध क्या है ये हम देखेंगे। ठीक है, किसी घोल का क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन किसी घोल की मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। मोललता के समानुपाती होता है। देखिएगा मोललता आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। क्लास 11th में मोललता वाला जो पढ़ा है तो उसमें से थोड़ा सा इसका यूज है। ठीक है, तो मोललता के समानुपाती होता है, यानी कि बोल रहा है कि राउल्ट के नियम किसी घोल के क्वथनांक का उन्नयन, यानी किसी घोल के क्वथनांक का उन्नयन क्या है हमारा? ये वाला है ना, ये वाला। तो किसी घोल का जो क्वथनांक का उन्नयन यानी कि डेल टीबी जो है ये किसके समानुपाती होता है? मोललता। तो मोललता को स्मॉल एम से सूचित करते हैं ना, आप लोगों को ये पता होगा। मोलरता को बड़ा एम से सूचित करते हैं, लेकिन मोललता को छोटा एम से यहाँ पे हम सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहाँ पे निकालेंगे हम डेल टीबी। अब इज इक्वल टू, जब समानुपाती हटता है तो इज इक्वल टू हटता है, यहाँ पे के बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? के बी, यानी कि के हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ के बी जो होगा, यानी कि यहाँ पे कोमा देखिए, के बी क्या है? तो हम बोलेंगे क्वथनांक स्थिरांक। क्वथनांक स्थिरांक, क्वथनांक स्थिरांक, ये समझ में आया? जैसे राउल्ट का नियम है कि किसी घोल का क्वथनांक का उन्नयन किसी घोल की मोललता के समानुपाती होता है। मतलब ये किसी घोल का क्वथनांक का उन्नयन है और किसके समानुपाती होता है? मोललता के। तो अब डेल टीबी जब ये समानुपाती हटता है तो आप लोगों को पता होगा कि एक बराबर आता है और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है। तो कांस्टेंट के आया, अब बी के लिए बी आएगा अपना। तो के बी क्या है? क्वथनांक स्थिरांक है। इसके नीचे जगह है, यहाँ पे देखता हूँ। हाँ चलिए, इधर अब इस साइड में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हमारा ये हुआ। अब राउल्ट के नियम का जो निगमन होगा ये देखिएगा। राउल्ट के नियम का निगमन, राउल्ट के नियम का निगमन। तो राउल्ट के नियम का निगमन यहाँ पे इस तरीके से करते हैं, यहाँ पे कि माना कि 1 ग्राम घुल्य में, माना कि हाई ए है, हाई ग्राम है, जी से ग्राम, ए ग्राम घुल्य में, ए ग्राम घुल्य में जिसका अनुभार m है, जिसका अनुभार बड़ा M है, बी ग्राम घोलक में, बी ग्राम है, घोलक में क्या होता है? घुल जाता है, घोलक में घुलता है। मतलब राउल्ट के नियम के अनुसार बोल रहे हैं। मान लीजिए कि कोई राउल्ट के नियम क्या बोला था कि किसी घोल का क्वथनांक का उन्नयन किसी घोल की मोललता के क्या होता है? समानुपाती होता है। तो जब निगमन हम करेंगे तो मान लीजिए कि 1 ग्राम जो घुल्य है वो जिसका अनुभार m है, मतलब 1 ग्राम कोई घुल्य है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोग बिलियन में, कि जैसे बिलियन को घोलक भी बोलते हैं, घुल्य घोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोल। और घोल के 2 पार्ट, शुरू वाला वीडियो आप लोग जाके देखिएगा तो उसमें 2 पार्ट मैंने बताया था, एक घुल्य बताया था, एक घोलक
घोलक बताया था, तो वही ये घुल्य है। तो 1 ग्राम घुल्य जिसका अनुभार क्या है m, अब 20 ग्राम घोलक में क्या होता है वो घुल जाता है। मतलब ये जो घुल्य है वो क्या होता है घुल जाता है। घुल्य मतलब जिसकी मात्रा कम होती है, जैसे चीनी था और चीनी पानी, तो चीनी पानी में पानी क्या था घोलक था, मतलब पानी अपने अंदर चीनी को घुला लेता था तो पानी। तो उसी प्रकार 1 ग्राम कोई घुल्य है जिसका अनुभार m है, अब 20 ग्राम घोलक में क्या होता है वो घुलता है। तो यहाँ पे हमें मोल लता के समानुपाती होता है जब रखना होगा तो हमें मोल लता निकालना जरूरी है। मोल लता निकालना जरूरी है, तो हम मोल लता कैसे निकालेंगे। मोल लता m इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि A बटा यानी घुल्य का द्रव्यमान रखा जाता है, उसके बाद उसका अनुभार रखा जाता है, और गुना में 1000 बटा ये 20 ग्राम घोलक, मतलब जितना ग्राम घोलक रहता है ना उतना ग्राम घोलक रखा जाता है। ठीक है, मोललता निकालने का सूत्र यही होता है कि पहले हम घुल्य की मात्रा रखते हैं, घुल्य की मात्रा बटा अनुभार, मतलब उसी का अनुभार जितना होगा, ये अनुभार इस तरीके से होगा जिसका अनुभार, तो उसका अनुभार लिखते हैं और उसके बाद गुना में 1000, अब बट्टा में क्या करते हैं कि घोलक की मात्रा लिख देते हैं। घोलक तो 20 ग्राम घोलक में घुलता है, तो 20 इसकी मात्रा कितना है b, तो b हम लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो दे रहा है, तो अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए नाउ यहाँ हम थोड़ा सा आएंगे, तो अब बोल रहा है डेल टीबी, तो डेल टीबी बराबर ये केबी है ना, तो हम रख दिए यहाँ पे केबी। लेकिन यहाँ मोल लता, तो मोल लता के ये छोटा m होगा यहाँ पे मोल लता। अब मोल लता का मतलब ये सब हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि यही ना मोल लता का सूत्र है। तो मोल लता का यहाँ पे सूत्र रखिए इंटू a बटा m गुने 1000 बटा b। इस तरीके से हम यहाँ पे मान इसका पुट कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है एक यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, ये देखता हूँ दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। तो यही होता है हमारा राउल्ट के नियम का निगमन, यानी राउल्ट के नियम के अनुसार यही स्थिति होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मानते हैं हम, थोड़ा सा इसका छोटा करते हैं। माना कि a बराबर m है, मतलब जो a है वहाँ m है, b जो है वो 1000 के बराबर है, 1000 के यहाँ पे बराबर है। इस तो क्या हो जाएगा, रखिए मान डेल टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू ए क्या है m के बराबर है, तो ऊपर भी m रख दिए, अब बट्टा में नीचे भी m रख दिए, गुने ऊपर तो 1000 पहले से है, अब बट्टा बीओ की जगह पर क्या रखना है 1000, बोल रहा है ना कि इतना हो, तो 1000 से 1000 m से m कट गया, तो हमारा ये कांस्टेंट क्या बचा कि डेल जो टीबी होता है वो क्या होता है केबी के बराबर होता है। यानी कि डेल टीबी क्या था हमारा, ये बॉयल पॉइंट पे था, बॉयल पॉइंट जो होता है वो केबी क्या था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वथनांक स्थिरांक के बराबर होता है, किसके अनुसार, राउल्ट के नियम के अनुसार। तो यहाँ तक हम अभी क्या किया, प्रूव किए कि क्वथनांक का उन्नयन, ये टॉपिक जब आ जाएगा क्वथनांक का उन्नयन से राउल्ट का नियम के अनुसार उसका उड़नशील अनुभार ज्ञात करें, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। सबसे पहले शुरू से एक बार देखते हैं, किसी घोल का क्वथनांक शुद्ध घोल की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जिससे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। अधिक होता है तो अधिक को दर्शा दिए, अब बॉयल पॉइंट पे निकाल लिए तो हम घटा देंगे बराबर से छोटा। अब राउल्ट का नियम बोलता है किसी घोल का क्वथनांक का उन्नयन किसी घोल की मोललता के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे समानुपाती मोललता के समानुपाती कर दिए, समानुपाती हटता है तो इज इक्वल टू आता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो के भी अपना क्वथनांक स्थिरांक कांस्टेंट आ गया। अब राउल्ट के नियम का निगमन हम जब किए, अब मोललता की जरूरत पड़ेगा, तो मोललता निकालने के लिए हम ये लिखे कि माना कि 1 ग्राम घोल है जिसका अनुभार m है, तो 20 ग्राम घोलक में घुलता है, तो उस तरीके से मोललता के ऊपर हमने फॉर्मूला निकाला। और यहाँ पे डेल्ट इस इक्वेशन में मैंने क्या किया कि इसको m का मान पुट कर दिया, तो इस तरीके से हमारा ये निकल के आ गया। अब है नीचे थोड़ा सा जगह है ना अभी, हाँ चलिए नीचे थोड़ा सा जगह है। तो ये बोल रहा है कि राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियमानुसार उड़नशील घुल्य का अनुभार ज्ञात करना है। अनुभार जब ज्ञात करने का सूत्र होगा, अनुभार
ज्ञात करना। तो अनुभार हमारा यही है ना, एम, यहाँ पे एम। तो इस समीकरण को देखिए, अब हमें एम निकालना है, तो जब समीकरण के अनुसार एम यहाँ आ जाएगा, डेल टी वी यहाँ आ जाएगा। तो एम जब निकालना होगा तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के बी है ना, तो के बी इंटू ए बटे डेल टी बी इंटू 1000 बटे बी। तो ये हमारा अनुभार ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे निकल जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है ना, हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ से इस फॉर्मूला में तो अनुभार एम है ना, तो अनुभार जब एम ज्ञात करना होगा तो एम अपने यहाँ चला जाएगा, डेल टी बी यहाँ आ जाएगा। तो एम इज इक्वल टू के बी है, तो के बी ए बटे डेल टी बी इंटू 1000 बटे बी। तो इस तरीके से हम राउल्ट के नियमानुसार उड़नशील घुल्ले का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। तो एक जब अनुभार ज्ञात करना होगा तो ये सूत्र भी लगा सकते हैं। अब बाकी ये 5 नंबर के क्वेश्चन ये देता है, या 3 मार्क्स के, ठीक है। ज्यादा आशा रखे कि ये 5 नंबर में आता है क्वेश्चन ये वाला। तो जब 5 नंबर का क्वेश्चन देगा तो इतना अब क्वथनांक का उन्नयन और राउल्ट का नियम के अनुसार जब हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 5 के 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिमांक का अवनमन। तो अगले क्लास में मैं हिमांक का अवनमन, उसके बाद वाष्प दाब का अवनमन भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि मैं हट जाता हूँ, वीडियो को स्क्रीन पे मार के और इसको लिख लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। बाकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको उतार लीजिए, ठीक है, वीडियो को स्क्रीन पे मार के।